हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपका पीयूष सर। और हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था एक सेगमेंट हमारा टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर इंग्लिश पैटर्न। स्पेशली इंग्लिश के सेक्शन के लिए हमारे कौन कौन से रूल्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था। और स्टार्टिंग के मैंने बोला था आपसे हम 10 रूल डिस्कस करेंगे, जिनमें से 3 रूल हमने लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपने हमारा वो प्रीवियस रूल्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार हमारे डिकोड एग्जाम डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें। तो 3 रूल्स मैंने आपसे वहां पर डिस्कस किए थे। इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं रूल नंबर 4 से। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, और जो भी रूल्स मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो केवल आपके इंग्लिश के स्पॉटिंग एरर के लिए ही नहीं, बल्कि आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सभी टॉपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 3 टॉपिक्स हम लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन के। अब चौथे रूल की बात करें तो देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा द रूल इज ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कशन करें। देखिए, अगर मैं सेंटेंस एक लिखता हूं यहां पर, You went there, मतलब तुम वहां गए थे। अब ये हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट है, यहां हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक साधारण सा वाक्य बताया है कि आप वहां गए थे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम, इसी सेंटेंस को या वाक्य को हम एक कंफर्मेशन के फॉर्म में पूछें, मतलब ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, आप वहां गए थे, ये सही है या नहीं है, कंफर्मेशन करने के लिए जो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन अटैच कर देते हैं सेंटेंस के लास्ट में, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। अब आपने हिंदी में भी कई बार ये सुना होगा, हिंदी में हमारे लिए केवल एक क्वेश्चन टैग होता है। सेंटेंस के लास्ट में हम बोलते हैं ना, है ना, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। यही चीज जब इंग्लिश में आती है, इस सेंटेंस को आपको कोई कंफर्मेशन लेना होता है कि ऐसा काम हुआ था या नहीं हुआ था। इसी चीज को शो करने के लिए इस वाक्य के अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन लगा दिया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं क्वेश्चन टैग। सो क्वेश्चन टैग के लिए कुछ बेसिक से रूल हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। चलिए वन बाय वन उनकी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन टैग के लिए, वो ये है कि क्वेश्चन टैग को बनाते समय उस क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होगा जिस टेंस में हमारा सेंटेंस होगा। सेंटेंस जैसे अभी हम लोग ने अगर बात करें, यहां मैंने सेंटेंस लिखा था आपके लिए, यू वेंट देयर। सो ये वेंट जो बात कर रहा है, ये बात हो रही है पास्ट टेंस की, और पास्ट का भी ये इंडेफिनिट टेंस है। तो इस सेंटेंस का अगर हम एक क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में बनाने के लिए हमें यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन, अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में करने के लिए वेंट पास्ट इंडेफिनिट है, ये सेकंड फॉर्म। इसका इंटेरोगेटिव जब आप फॉर्म लिखते हैं तो हम उसमें लगा देते हैं डिड। तो याद रखिएगा, इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग लिखेंगे तो उसमें डिड आएगा। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और इसी का ऑपोजिट, अगर सेंटेंस हमारा कैसा मीनिंग दे रहा है, नेगेटिव, तो उसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव। यानी फिर से अगर हम बात करें इस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग की, तो यहां पर डिड तो आएगा, साथ ही साथ इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखें यू वेंट देयर, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। सो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें इसमें नॉट या शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डिडंट, डिड नॉट।
अब यहीं पर एक चीज, तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, पहली चीज टेंस सेम होना चाहिए, दूसरी चीज सेंटेंस का ऑपोजिट होता है क्वेश्चन टैग, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तीसरी चीज आपको याद रखनी है सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपको सेंटेंस में दिया होगा वही सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन टैग में भी रखना है, यानी सेम सब्जेक्ट। अब इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं जिनमें चेंजेस होते हैं, वो हम लोग अभी आगे बात कर लेंगे। फिलहाल अपने सेंटेंस का अगर हम क्वेश्चन टैग कंप्लीट करें तो यू वेंट देयर, इसमें डिड नॉट तो हमारा आ गया। इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, यानी सब्जेक्ट है हमारा यहां पर यू। तो इसी में अगर हम लास्ट में लिख दें डिडंट यू तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग। सो याद रखिएगा क्वेश्चन टैग के कुछ बेसिक से रूल जरूर हैं जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे अब सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखिएगा, बस 2-3 जगह आपको चेंजेस जरूर ध्यान रखने हैं कि अगर सेंटेंस में आपको दिया गया हो लेट अस गो, लेट अस प्ले, ऐसा सेंटेंस अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको लेट अस का केस मिलता है, इस पार्ट के लिए क्वेश्चन टैग की जगह आपको केवल और केवल क्या रखना होगा, शैल वी। याद रखिएगा सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेट अस के लिए क्वेश्चन टैग केवल शैल वी का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट इस पे आपको मिलेंगे, क्वेश्चन टैग के फॉर्म में आते हैं, याद रखिएगा बेसिक सा रूल। इसके अलावा अगर सेंटेंस की जगह, सब्जेक्ट की जगह पर आपको ऐसे वर्ड्स दे दिए जाएं, ईच, एवरी, आइदर, neither, anyone, someone, somebody, nobody। अगर आपको सब्जेक्ट की जगह ये वाले सब्जेक्ट मिलते हैं तब याद रखिएगा इन सब्जेक्ट्स के लिए जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो इन वर्ड्स को सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रखा जाता, बल्कि इनकी जगह हम वर्ड यूज करते हैं दे। बाकी सारा ही कॉन्सेप्ट सेम है, टेंस सेम रखिएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। याद रखिएगा दे का यूज करेंगे सब्जेक्ट की जगह, इन वर्ड्स की जगह। बट हाँ, अगर सब्जेक्ट की जगह आपको केवल क्या दे दिया जाए, वन, तब इसका चेंज नहीं किया जाता और इसका क्वेश्चन टैग में भी आपको वन ही यूज करना पड़ता है। साथ ही साथ एक चीज और यहीं पर ध्यान रखेंगे हम कि अगर सेंटेंस इंपेरेटिव होता है, ऑर्डर, एडवाइस या फिर कोई भी रिक्वेस्ट अगर करी गई है सेंटेंस में, सो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं वोंट, जो कि एक्चुअली फॉर्म होता है विल नॉट का या फिर विल का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इन सभी सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, बट ये होता है यू। तो अगर मैं सेंटेंस बोलूं ओपन द डोर, तो इसका क्वेश्चन टैग दोनों में से कोई भी बन सकता है। या तो मैं बोलूंगा विल यू, या मुझे बोलना पड़ेगा वोंट यू। एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो विल यू या वोंट यू ये हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस का।
अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन टैग आप रख सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव है, डोंट ओपन द डोर बोला जाए, तो आप केवल विल यू का ही प्रयोग करें। अब एक रूल यहीं पर और ध्यान रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट की जगह आपको दिस या दैट दे दिया जाए, दिस इज माई फेवरेट बुक, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जब आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे, सो दिस और दैट के लिए सब्जेक्ट आ जाता है इट। लेकिन इनका अगर प्लूरल दे दिया जाए, यानी दिस की जगह दीज कर दिया जाए और दैट की जगह दोज कर दिया जाए, तो फिर से इनका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो सब्जेक्ट आएगा वो दे हो जाएगा। सो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए। किस अकॉर्डिंग आते हैं इसके क्वेश्चंस, चलिए उनको देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, यू विल कम टू माई पार्टी। अब देखिए यहां पर विल दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो विल में नॉट लगना चाहिए जो कि वोंट होता है, और सब्जेक्ट होना चाहिए यू। सो इसका क्वेश्चन टैग बनना चाहिए वोंट यू। सेकेंड सेंटेंस, इन मोस्ट विलेजेस द रोड्स आर रफ। इस सेंटेंस में भी आप ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट जो आपको दिखाई देगा वो है द रोड्स, प्लूरल है। अब अगर नाउन आ जाता है सब्जेक्ट की जगह तो क्वेश्चन टैग में उसका प्रोनाउन बनाया जाता है। अब यहां पर आर दिया हुआ है तो हम भी इसके क्वेश्चन टैग में यहां पर आर रखेंगे, और रोड्स के लिए जो प्रोनाउन यूज हो जाएगा वो हो जाएगा दे। थर्ड देख लीजिए, दोज आर योर न्यू शूज। अब देखिए दीज और दोज का कन्वर्जन होता है दे में। आर दिया हुआ है तो आर में नॉट लगेगा, यानी यहां जो क्वेश्चन टैग दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है, नो एरर होना चाहिए। देखो लेट अस गो एंड सी हर न्यू हाउस। लेट अस क्वेश्चन टैग जब इसका बनाया जाता है तो लेट अस का कन्वर्जन केवल शैल बी में किया जाता है, यानी ये पार्ट भी हमारा बिल्कुल सही है। लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, ही मस्ट नो देम इन देयर मोस्ट प्लॉजिबल फॉर्म। अब यहां पर टेंस का प्रयोग तो नहीं हुआ है बल्कि एक मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हुआ है। सिमिलरली याद रखिएगा, जैसी मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में आएगी वही मॉडल ऑक्सिलरी क्वेश्चन टैग में आनी चाहिए। यानी अगर यहां पर मस्ट दिया हुआ है सो इसके क्वेश्चन टैग में भी इज नॉट नहीं बल्कि मस्ट ही आना चाहिए। अगेन ऑप्शंस में से देख लें तो इज नॉट होगा नहीं, ये मस्ट दिया हुआ है। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सब्जेक्ट इज द सेम। करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। सो ये था हमारा फोर्थ रूल, क्वेश्चन टैग। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, हो सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक दे करके वहां पर पूछ लिया जाए। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेज रिप्लेसमेंट के फॉर्म में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में। याद रखिएगा क्वेश्चन टैग के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आप सभी को ये पता होगा कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है, और अगर यहीं पर सब्जेक्ट सिंगुलर की बजाय प्लूरल हो जाता है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल हो जाती है। अब इसी सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को, कि जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। कई बुक्स में इसी टॉपिक को इस नाम से भी दिया जाता है, सिंटैक्स के नाम से। याद रखिएगा सिंटैक्स के नाउन और प्रोनाउन के आप जितने भी रूल्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे रूल्स सिंटैक्स में भी कवर होते हैं, लेकिन कुछ रूल सिंटैक्स के ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी आइए बात करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। उन सब्जेक्ट्स में जो चेंजेस होते हैं वो बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, जैसे
बेसिक से एक सेंटेंस ले लेते हैं। वन ऑफ माई, अब दो ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, बताना है आपको कि इन दोनों में से क्या होगा। ये सभी पार्ट हमारे स्पॉटिंग एरर में कंसीडर किए जाते हैं। फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा और फिर इसके बाद यूज होने वाली वर्ब यानी इज होगी या आर। अब बेसिक से एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर इस ऑफ का। ऑफ के दो मीनिंग होते हैं। पहला तो आपने जो पोजीशन वाला केस पढ़ा है, बचपन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, का की के, जैसे द बुक ऑफ राम, राम की बुक। यहां पर ऑफ का मीनिंग जो आप देख रहे होंगे वो इनमें से ही आ रहा होगा, का की के। लेकिन इस सेंटेंस में इस ऑफ का मतलब कहीं से भी एक का की के नहीं आता, क्योंकि ऑफ का एक मीनिंग और होता है जो कि स्पॉटिंग एरर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो होता है में से। में से मतलब ये बताता है हमें कि यहां पर ली जा रही है एक चॉइस। किसी भी तरह की चॉइस या सिलेक्शन के लिए जो हम ऑफ का यूज करते हैं उसका मीनिंग होता है में से। अब अगर इस सेंटेंस का मीनिंग लिया जाए तो आप ध्यान से देखिएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड, अगर मैं यहां पर फ्रेंड रखता हूं तो इसका मीनिंग निकलेगा कि मेरे दोस्त में से एक। अब अगर मेरा एक ही दोस्त है तो उसमें से सिलेक्ट या चॉइस नहीं ली जा सकती। चॉइस हम तब ले सकते हैं जब फ्रेंड हो हमारे पास एक से ज्यादा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी वन ऑफ माई फ्रेंड्स। याद ये जरूर रखिएगा कि जब कभी भी सिलेक्शन लिया जाता है, ऑफ लगाकर अगर सिलेक्शन लिया जा रहा है तो इसके बाद जो भी नाउन आना चाहिए वो प्लूरल होगा, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए जब तक एक से ज्यादा नाउन नहीं होंगे आप उनमें से सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये कि ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एक प्रेपोजिशन होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, स्पेशली सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए, कि प्रेपोजिशन के बाद यूज होने वाला कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन ये कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज होने वाला कोई भी, ये प्रपोजिशन के बाद आने वाला, अगर किसी नाउन प्रोनाउन के पहले कोई प्रपोजिशन लगा दी जाए तो जरूर याद रखिएगा कि ये नाउन या प्रोनाउन अब सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। यानी इस सेंटेंस में ये फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, ये काम करता है एक्चुअली प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का। अब अगर ये सब्जेक्ट है ही नहीं तो याद रखिएगा यहां जो वर्ब आएगी वो भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो इस सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट ढूंढोगे तो आपको मिलेगा ये। मेरे दोस्तों में से एक की बात हो रही है, इसीलिए सही आंसर होना चाहिए यहां पर इज। इसी सेंटेंस में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें और यहां पे लिख दें टू ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से दो दोस्त दिल्ली में हैं। अब आप देख रहे होंगे अगेन ऑफ के बाद वाला ये नाउन तो ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर जो वर्ब आएगी इस बार टू की बात हो रही है और सही आंसर हो जाता आर। अब इसी में अलग अलग कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। कैसे? अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आपको दिए जा सकते हैं। देख लीजिए, एक ही सेंटेंस से मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। बस उसके लिए पहली चीज एक ये ध्यान रखिएगा, ईच का मतलब और एवरी का मतलब। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है हर एक। ये बात सबकी करते हैं लेकिन एक साथ नहीं, याद रखिएगा एक एक करके। अगर मैं बोलूं ईच स्टूडेंट, इसका मतलब हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है, लेकिन एक साथ नहीं, वन बाय वन, एक एक करके हम बात कर रहे हैं। ईच और एवरी, आइदर और नाइदर, ये वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें अगेन चॉइस की बात तो हम करते हैं। आइदर एंड नाइदर, इनका यूज भी हमेशा सिंगुलर के लिए ही किया जाता है। याद रखिएगा सिंगुलर मतलब जो आप चॉइस लेते हो तो उनमें से किसी एक की बात करते हैं। बस ईच और एवरी दो से ज्यादा हो तो भी उनमें से हर एक की बात कर सकता है, लेकिन आइदर एंड नाइदर का यूज केवल दो में से एक के लिए या दो में एक भी नहीं, ये बताने के लिए किया जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंसेस का यूज करें, देखिएगा
कैसे हमारे एक ही तरह से सेंटेंसेस ऐड होते चले जाते हैं। अगेन अभी मैंने सेंटेंस लिया था वन ऑफ माई, अब यहां पर फ्रेंड नहीं होगा बल्कि फ्रेंड्स होगा, और यहां मैं जगह छोड़ रहा हूं इज और आर में से एक चीज फिल करने के लिए। सेंटेंस वही सेम ले लेते हैं, इन दिल्ली। चलिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, दोस्तों में से एक की बात हो रही है। अभी इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दें और यहां पर मैं लिख दूं सम ऑफ माई फ्रेंड्स, फिर लिख दिया जाए ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, अगेन यहां पर कर दिया जाए मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, देन चेंज करके कर दिया जाए आइदर ऑफ माई फ्रेंड्स। इन सारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे वन बाय वन अगर हम वर्ब सेलेक्ट करें, तो बताइए दोस्तों में से एक की बात की जा रही है, इसका मतलब इस ब्लैंक में सही आंसर आना चाहिए इज। अगर हम यही सेंटेंस लिखें और लिख दें सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कुछ, कुछ मतलब एक से ज्यादा की बात होगी और सही आंसर हो जाएगा देख लीजिए सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन याद रखिएगा। इस ऑफ के बाद यूज होने वाला यहां जो भी आप वर्ड यूज करोगे नाउन, वो होना चाहिए प्लूरल, क्योंकि उनमें से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सम मतलब कुछ की बात कर रहे हैं तो आर। अगेन मेरे दोस्तों में से हर एक दोस्त दिल्ली में हर एक यानी फिर से इज हो जाएगा। और अगर हम मोस्ट कर दें, मोस्ट का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, ज्यादातर, मेरे दोस्तों में से ज्यादातर दोस्त दिल्ली में हैं, सही आंसर हो जाएगा आर। बट आइदर, आइदर का मतलब अब यहाँ पे फ्रेंड्स जरूर लिखा है, बट समझ जाइएगा कि यहाँ पर बात हो रही है कितने दोस्तों की, दो दोस्तों में से हर एक दोस्त, चाहे ये वाला दोस्त हो या वो वाला दोस्त, दोनों में से हर एक दोस्त दिल्ली में ही है, सही आंसर हो जाएगा इज। तो याद रखिएगा ऑफ के बाद यूज होने वाला जो भी नाउन आता है वो प्लूरल होता है, बस प्रपोजिशन के बाद आया है, ऑफ इज अ प्रपोजिशन, सो ये वाला जो भी नाउन आप यहाँ पे यूज करोगे वो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। सो ये जरूर ध्यान रखिएगा, सिंटैक्स का या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। प्लस एक रूल यहां पर और ध्यान रखिएगा, जब दो सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाता है किसी वर्ड को लगा के, अगर मैं बोलूं राम एंड मोहन तो बात दो की हुई तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर बहुत कंफ्यूजिंग कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये एज वेल एज। एज वेल एज का यूज करके अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, एग्जाम्पल ही एक बेसिक सा ले लेते हैं। लिखा गया राम एज वेल एज हिज ब्रदर। अब बताइए एज वेल एज लगा के हमें लगता है एज वेल एज का मतलब वही निकलता है जो एंड का निकलता है, सही है। लेकिन जरूरी ये है ध्यान रखना कि जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है उस कंडीशन में तो जो वर्ब आती है वो दोनों के अकॉर्डिंग यानी अपने प्लूरल फॉर्म में आती है। लेकिन जब कभी भी दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ दिया जाता है तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अब यहां पर जो भी वर्ब आएगी वो आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, यानी राम के अकॉर्डिंग। तो राम यहां पर अगर सिंगुलर है तो यहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी राम एज वेल एज हिज ब्रदर इज, was, has, does, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। लेकिन अगर यहां पे मैं लिख दूं his brothers as well as his parents, अगर brothers देता हूं तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो brothers फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल आ जाएगी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। और भी वर्ड्स हैं, हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की बात कर रहा हूं, इसलिए सबसे जरूरी जो सिंटैक्स के रूल्स में से आता है वो ये एज वेल एज। लेकिन अगर यहीं पर दो सब्जेक्ट को हम एज वेल एज से ना जोड़ें बल्कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम जोड़ दें आइदर के साथ और लगाकर
नाइदर के साथ नॉर लगाकर, या नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगाकर। याद रखिएगा, अगर इन वर्ड्स का यूज करते हुए हम जोड़ते हैं दो सब्जेक्ट्स को, आइदर राम और हिज ब्रदर्स, प्लूरल कर दें तो भी कोई फर्क नहीं। दो सब्जेक्ट्स को चाहे दोनों सिंगुलर हो, दोनों प्लूरल हो, एक सिंगुलर एक प्लूरल हो, डजंट मैटर। याद रखिएगा, अगर इन वर्ड्स का यूज करते हुए आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तब हमारी जो वर्ब आती है वो बहुत ज़रूरी है याद रखना कि वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग या सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं आती। वर्ब आती है हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जहां पर भी वर्ब यूज करोगे उसके पास में कौन सा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके थोड़े से। देखिए पहला सेंटेंस, नाइदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर। अब यहां पर भी अगर आप देखोगे ध्यान से, ऑफ आया, इसका मतलब ये सिलेक्शन की बात कर रहा है। सो यहां पे टू लेटर्स प्लूरल है, बट प्लूरल में से हम बात किसी भी एक की कर रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए ये प्रपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वाला जो प्रपोजिशन है वो इसको बना देगा ऑब्जेक्ट। सो ये जो वर्ब आनी चाहिए वो आएगी इस नाइदर के अकॉर्डिंग, जो कि यहां पर सब्जेक्ट है, और नाइदर सिंगुलर है इसलिए यहां पर आना चाहिए इज। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, आइदर ही और आई। आइदर ही और आई, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है आइदर और का यूज करके। अब जो वर्ब आनी चाहिए यहां पर वो आनी चाहिए अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इस सेंटेंस में आएगी आई के अकॉर्डिंग, और आई के साथ आर नहीं आता बल्कि एम आता है। थर्ड सेंटेंस देख लीजिए, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स। अगेन ऑफ का यूज हुआ, ऑफ का मतलब सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो कैंडिडेट्स है यहां पर ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी नहीं, ये जो आर वर्ब आएगी वो आएगी नाइदर के अकॉर्डिंग, और आइदर, नाइदर, ईच, इन सभी का यूज अभी हमने पढ़ा था सिंगुलर होता है, इसलिए यहां भी हो जाएगा इज। अब ये देख लीजिए, पहले ये लास्ट वाला, ईच ऑफ देम, ऑफ के बाद वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब आएगी ईच के अकॉर्डिंग, और ईच पढ़ा अगेन हमने होता है सिंगुलर, यानी यहां पर आ जाएगा हैज। ये दोनों केस भी देख लीजिए। द नंबर ऑफ, अगेन सिंटैक्स के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक ये भी आता है, इसकी बात कर लेते हैं। दो वर्ड्स याद रखिएगा जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं स्टूडेंट्स को। पहला होता है अ नंबर ऑफ, और दूसरा होता है द नंबर ऑफ। दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना। आ नंबर ऑफ जब भी कभी आपको सेंटेंस में मिलता है, कभी भी सेंटेंस में आ नंबर ऑफ मिल जाए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बस सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आ नंबर ऑफ इज अ सिनोनिम ऑफ मैनी। इसका मतलब ही होता है बहुत सारे। जैसे मैं बोलूं कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, आई हैव टॉट मैनी स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं बोल सकता हूं आई हैव टॉट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। अब चूंकि अ नंबर ऑफ इज इक्वल टू मैनी, बात बहुत सारे लोगों की होती है, इसीलिए बुक्स में रूल दे दिया जाता है कि इसके साथ जो नाउन यूज करते हो आप, दैट मस्ट बी प्लूरल। सिंपल रूल है, मैनी का मतलब ही है बहुत सारे। अब चूंकि बात बहुत सारे लोगों की हो रही है, इसीलिए प्लूरल वर्ड ही आपको यूज करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली इसके साथ जो वर्ब आप यूज करोगे, दैट अगेन शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल के अकॉर्डिंग आ नंबर ऑफ, ये पूरा का पूरा फ्रेज याद रखिएगा, यहां पर मैनी का सिनोनिम होता है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा इस ऑफ को देखकर कि ऑफ के बाद वाला ऑब्जेक्ट हो गया, आ नंबर को यहां पे आप सब्जेक्ट मान लो, नहीं, आ नंबर ऑफ पूरा का पूरा फ्रेज ही मतलब होता है मैनी का। याद रखिएगा यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जबकि सेम चीज जो अभी ऑफ का केस पढ़ा था वो हम यहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन
द नंबर ऑफ, अब अगर यहां पर आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए, पूछ लिया जाए बताइए इन दोनों में से कौन सा वर्ड यहां पर फिल होना चाहिए, कैंडिडेट होगा या कैंडिडेट्स होगा, सोच के बताइएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट, अब नंबर की यहां बात हो रही है, यहां पर अ नंबर ऑफ मतलब मैनी की बात हो रही थी, जबकि यहां पर हम कैंडिडेट्स की संख्या की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं। अब नंबर में काउंटिंग करने के लिए कैंडिडेट एक नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए एक से ज्यादा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे तभी उनकी संख्या को यहां पर गिना जाएगा। अब याद रखिएगा द नंबर ऑफ का केस बिल्कुल सेम होता है, ऑफ के बाद वाला ये जो भी नाउन आया है ये बनेगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब बात हो रही है कैंडिडेट्स की नहीं बल्कि उनकी संख्या की, और सारे ही सारे कैंडिडेट्स को मिलाकर अगर आप एक नंबर में शो कर रहे हैं तो इसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए दैट मस्ट बी सिंगुलर। कैंडिडेट्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, घट रही है डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो याद रखिएगा ये वर्ड हमारा प्लूरल होता है, इसीलिए बुक्स में आपको रूल दिया होगा कि द नंबर ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। वर्ब सिंगुलर होने के पीछे सिर्फ सबसे बड़ा कारण यही है कि सारे के सारे कैंडिडेट्स को यहां पे बात करें सेंटेंस की, तो कैंडिडेट्स को मिलाकर हम केवल एक नंबर में शो कर रहे हैं, सिंगुलर नंबर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसीलिए इस नंबर के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। अब सेंटेंसेस की अगर बात करें, देख लीजिए जरा ये दो सेंटेंसेस हमारे। द नंबर ऑफ जॉब्स, जॉब्स की जो संख्या है दैट वुड बी सेटिस्फैक्ट्री इन रिस्पेक्ट्स आर स्मॉल। अब यहां देख लीजिए जो आर है ये स्मॉल जॉब्स के लिए नहीं आया बल्कि नंबर के लिए आया है, और द नंबर ऑफ सबको मिलाकर एक संख्या में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहां पर होना चाहिए इज। नेक्स्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज डिक्रीजिंग। अब देख लीजिए खुद ही, द नंबर ऑफ सिंगुलर यूज होना चाहिए, यहां पर दिया भी है आपको सिंगुलर, बस यहां पर ध्यान रखिएगा इसके बाद यूज होने वाला जो नाउन होता है, क्योंकि बुक्स की ही संख्या की बात कर रहे हैं इसीलिए बुक्स प्लूरल वर्ड यूज होना चाहिए। एक एरर आपको यहां पर दिया जा सकता है, दूसरा एरर आपको यहां पर, लेकिन अगर यहां पर द नंबर ऑफ की जगह अ नंबर ऑफ दिया होता, अ नंबर ऑफ बुक्स, तो यहां पर जो वर्ब आती या सेंटेंस बनता उसमें यूज होने वाली वर्ब हो जाती प्लूरल। सिंपल सा रूल है, ध्यान रखिएगा। ये ईच, आइदर, नाइदर, ये सभी केसेस एज वेल एज का जो केस मैंने आपको बताया है वो आइदर और नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तब, और ये द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ का केस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सिंटैक्स के कुछ बेसिक सिलेक्टेड रूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इनकी हमने बात की। चलिए अगेन एक और इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं। हाँ देखिए, अभी आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो हमने पढ़ा, लेकिन यहां पर इस रूल को फिर से लेने के पीछे रीजन ये है, यहां पर ये वर्ड्स अब कौन से टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं, कंजंक्शन। अभी तक इनको हमने सिंटैक्स के रूल्स में पढ़ा था, अभी यहां कंजंक्शन का एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो को लेकर के। क्या है वो टॉपिक या रूल, बट देख लेते हैं। देखिए अब अगर मैं सेंटेंस बोलूं या डायरेक्ट सेंटेंसेस में ही हम देख लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस दिया हुआ, लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आइदर और नाइदर नॉर का यूज हुआ है या नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हुआ है वो किसके लिए हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने में। हमेशा ध्यान रखिएगा आइदर और, नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो ये एक्चुअली चॉइस बताने का काम करते हैं। आइदर और का मतलब होता है आइदर और, दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, बस आइदर और बताता है कि या तो इस वाले ऑप्शन की आप बात कर रहे हो या दूसरे वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन। अगर आपको दो पेन दे दिए जाएं, एक ब्लू पेन और एक रेड पेन, और बोला जाए दोनों में से एक ही पेन है जिसका आप यूज कर सकते हो, आप यूज करोगे आइदर और का।
दो एग्जाम कभी आपके एक ही दिन पड़ जाएं, एक ही टाइम पर पड़ जाएं, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्स हो, आप यूज करोगे आइदर और का, क्योंकि हम दोनों जगह सेम डे एग्जाम देने सेम टाइम पर नहीं जा सकते, कोई एक ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आइदर और। लेकिन नाइदर नॉर जस्ट इसका नेगेटिव होता है। आइदर और बताता है दो में से एक, नाइदर नॉर बताता है कि ऑप्शंस तो दो हैं लेकिन आप उनमें से सिलेक्ट एक भी नहीं कर सकते, ना ये ना वो। सो याद रखिएगा आइदर और नाइदर नॉर का यूज ना ये ना वो, दो ऑप्शंस दिए जाएं लेकिन आप दो में एक भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, नाइदर नॉर। दो में एक आइदर और, दो में एक भी नहीं नाइदर नॉर। लेकिन अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं और दो में दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ना केवल ये बल्कि वो भी, दोनों ही ऑप्शंस आप ले सकते हो। ना सिर्फ ये बल्कि वो भी। तब आप यूज करते हैं इस नॉट ओनली और बट ऑल्सो को। तो याद रखिएगा दो में कोई एक ऑप्शन है तो आइदर और, दो में कोई एक भी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर सकते नाइदर नॉर, और दो में दोनों ही, ना केवल ये बल्कि वो भी, तब आप यूज करते हो नॉट ओनली बट ऑल्सो को। लेकिन हमारी गलती सबसे बड़ी ये होती है कि हम इनको कहीं भी यूज कर लेते हैं सेंटेंस में, जो कि इसका सबसे गलत यूज होता है। जैसे यूज के अकॉर्डिंग अगर बात करें, देखिएगा सेंटेंस, सिंपल सा एक सेंटेंस दिया गया, नाइदर ही हैड लंच नॉर डिनर। ना तो उसने लंच किया ना डिनर, दोनों ही ऑप्शन दिए गए थे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस सेंटेंस में चॉइस थी किस चीज में, यहां पर हमारे पास चॉइस थी लंच और डिनर में। जबकि हमने इस सेंटेंस को बनाने में गलती क्या कर दी, हमने नाइदर और नॉर का प्रयोग तो किया लेकिन नाइदर के साथ हमने रख दिया ही, जबकि नॉर के साथ रख दिया हमने डिनर। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, और इसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब अगर चॉइस लंच और डिनर में है तो इनमें से एक चीज नाइदर के साथ जानी चाहिए और तब दूसरी चीज नॉर के साथ। बुक की लैंग्वेज की बात करें तो सिंपल सा बुक में यही दिया होता है कि नाइदर नॉर, आइदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते समय इन दोनों के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच रखिएगा। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप बोल सकते हो, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सबसे पहले यही देख लीजिए कि आखिर चॉइस किन चीजों में है, और जिन चीजों में चॉइस हो उन्हीं में से एक चीज नाइदर के साथ रख दीजिए, दूसरी चीज नॉर के साथ। फिर यहां पे एक और चीज कंफ्यूज कर सकती है आपको, ही अगर आप ध्यान से देखो तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैड हमारी वर्ब है, और ये लंच और डिनर दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट। और यही सबसे बड़ी गलती यहां पर भी है कि नाइदर के बाद तो सब्जेक्ट आ गया, जबकि नॉर के बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, जबकि हमारे पास चॉइस है दो ऑब्जेक्ट्स में। यानी इस सेंटेंस को अगर हमें करेक्ट करना है तो इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है, या तो नाइदर के बाद ये जो ही हैड लगा दिया है हमने ऑब्जेक्ट से पहले, सेम ही हैड आप यहां पर भी लगा दो, तो नाइदर ही हैड लंच नॉर ही हैड डिनर। लेकिन चूंकि कंजंक्शंस का यूज ही किया जाता है सेंटेंसेस को जोड़कर छोटा करने के लिए, अननेसेसरी सब्जेक्ट्स को वापस रिपीट नहीं करते। सिंपल सा तरीका यही है कि नाइदर का यूज होना चाहिए था ऑब्जेक्ट के बाद, तो अगर हम नाइदर को उठाकर लंच के पहले रख दें तो भी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी सही सेंटेंस होगा ही हैड नाइदर लंच नॉर डिनर। यही चीज आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। देखिए हमारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए अगेन, लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। अब देख रहे होंगे आप,
हार्ड नॉट ओनली के बाद आया है और बट ऑल्सो के बाद टू रीड आ गया है, टू प्रपोजिशन और वर्ब की फॉर्म, बेस फॉर्म। तो यहां पर भी अगर आप देखो तो ये टू राइट दिया हुआ है और टू रीड, जिसमें एक्चुअल में हमें चॉइस दी गई थी। सही सेंटेंस होगा लैटिन ना केवल लिखने में मुश्किल है बल्कि पढ़ने में भी। तो याद रखिएगा यहां एक्चुअल में चॉइस थी टू राइट और टू रीड में। तो नॉर के यहाँ बट ऑल्सो के बाद तो दिया हुआ है हमें टू रीड, लेकिन नॉट ओनली के बाद टू राइट आना चाहिए, जो कि गड़बड़ कर दिया है। बीच में इन्होंने लगा दिया है हार्ड। अब या तो आप यही करो, यहां बट ऑल्सो के बाद भी हार्ड लगा दो, या सिंपल सा स्ट्रक्चर रखिएगा, टू के साथ वर्ब, टू के साथ वर्ब, सेम स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। बस इस हार्ड को उठाकर अगर हम पहले कर दें, लैटिन इज हार्ड नॉट ओनली टू राइट बट ऑल्सो टू रीड, तो ये सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, इन द स्कफल नॉट ओनली ही लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स बट ऑल्सो हिज वॉच। और सेंटेंस को पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां जो चॉइस थी वो दो चीजों में थी। स्कफल मीन्स होता है झगड़ा, फसाद। तो जो भी झगड़ा फसाद हुआ उसमें उस पर्सन का ना केवल चश्मा खो गया बल्कि उसकी घड़ी भी। तो चॉइस है यहां पर हिज वॉच और स्पेक्टिकल में। सिमिलरली हमें नॉट ओनली के बाद ही लॉस्ट दे दिया गया है, जो कि आना चाहिए पहले, नॉट ओनली के पहले। सही सेंटेंस बनना चाहिए, इन द स्कफल ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज स्पेक्टिकल्स बट ऑल्सो हिज वॉच। नेक्स्ट देख लीजिए, ड्यूरिंग हिज वेकेशन he went not only to Goa but also कश्मीर। साफ दिख रहा होगा आपको, नॉट ओनली और बट ऑल्सो को फोकस करिए और इन दोनों के बाद देखिए क्या स्ट्रक्चर पैरेलल यानी सेम यूज किया गया है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद दे दिया गया है कश्मीर, नॉट ओनली के बाद सिर्फ गोवा नहीं दिया गया बल्कि टू गोवा दिया गया है। अब अगर नॉट ओनली के बाद टू गोवा आया है तो बट ऑल्सो के बाद भी टू कश्मीर लगाइए, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप टू को उठाकर नॉट ओनली के पहले कर दीजिए। ड्यूरिंग हिज वेकेशन ही वेंट टू नॉट ओनली गोवा बट ऑल्सो कश्मीर। लास्ट सेंटेंस, आशीष इज नॉट ओनली एमिनेंट फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग ऑन स्पिरिचुअल थीम्स। अब आप यहां भी ध्यान से अगर देखें, सो नॉट ओनली और बट ऑल्सो, यहां आइदर और नाइदर नॉर का यूज भी किया जा सकता था सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। अब नॉट ओनली एमिनेंट दिया हुआ है और आगे देखिए फॉर हिज राइटिंग और फॉर हिज पेंटिंग्स दिया हुआ है। क्लियर रखिएगा कि चॉइस किन चीजों में आ रही है। अब नॉट ओनली के बाद फॉर हिज पेंटिंग्स आया है तो नॉट ओनली के बाद फॉर हिज राइटिंग कर दीजिए, यानी एमिनेंट को उठाकर नॉट ओनली से पहले रख दीजिए। दूसरा तरीका, अगेन नॉट ओनली के बाद एमिनेंट आया है बट ऑल्सो के बाद भी एमिनेंट कर दीजिए। सिंपली ये केसेस आपको जरूर ध्यान रखने हैं। ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केसेस सिंटैक्स में भी इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ ये कंजंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो के केसेस ना हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ केवल सिंटैक्स में ही हैं। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो यहाँ भी आ रहा है, ना केवल ये सिंटैक्स में इंपॉर्टेंट है बल्कि ये कंजंक्शंस के केसेस में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रूल्स आपको जरूर ध्यान रखना है। सो यहाँ पर अभी हम लोग इस सीरीज का दूसरे पार्ट को खत्म करते हैं। 3 रूल स्टार्टिंग के मैंने आपसे डिस्कस किए थे इसके फर्स्ट वीडियो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में। 3 रूल्स यहाँ मैंने आज डिस्कस किए हैं, बाकी बचे 4 रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा ये रूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, स्पेशली आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में इंग्लिश के। ये सारे के सारे रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लेके हमने स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे 3 रूल्स डिस्कस किए थे, आज भी 3 रूल्स को डिस्कस किया है। आज के लिए इस सीरीज को यहीं पर खत्म करते हैं। इसके आगे बचे हुए 4 रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब
तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा इन रूल्स की, इन क्वेश्चंस की, ढूंढने की कोशिश करिएगा। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ज़रूर किसी ना किसी प्रीवियस पेपर की सीरीज़ में मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी सेगमेंट को और आगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल्स को नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।